पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की एक सुनसान गली में रात के वक्त कुर्ता पजामा पहना हुआ एक शख्स अपने खून से सने हुए हाथों में एक रजिस्टर को कसकर पकड़े हुए दौड़े जा रहा था, क्योंकि उसके पीछे उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान बिल्कुल बदहवास होकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। और वो शख्स ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर आज वो उन पाकिस्तान आर्मी के जवानों के हाथों लग गया तो सिर्फ उसकी जिंदगी ही खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि उस रजिस्टर के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा सच उजागर हो जाएगा। इसके साथ ही वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि जिस मकसद से वो उस मुल्क में मौजूद हैं, उसका वह मकसद अगर गलती से भी बाहर आ गया तो उस गलती की सजा कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक मौत होगी जिसकी चीखें शायद उस मुल्क की सरहद तक भी नहीं पहुंच पाएंगी। अपने दिमाग में इन सब बातों को सोचते सोचते वो शख्स अचानक से एक कोने में जाकर छिप जाता है, क्योंकि उस वक्त तक उसकी सांसें पूरी तरीके से फूल चुकी थी और अब वो ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद उसने उन लोगों को चकमा दे दिया है जो उसका पीछा कर रहे थे, पर तभी उसे अपने पीछे की तरफ से अपनी ही सांसों की तरह किसी और की सांसों की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही उसे यह चीज महसूस होती है तो वह झट से पीछे की तरफ पलट कर देखता है, और जब वह पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के वही दोनों जवान खड़े हुए थे जो इतनी देर से उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन दोनों को अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर उस शख्स ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उनमें से एक जवान काफी गुस्से वाली आवाज में कहता है कि मास्टर साहब, रजिस्टर तो आप बच्चों की हाजिरी लगाने के लिए रखते हैं, तो फिर आज इतनी रात को अचानक इस रजिस्टर को लेकर कहाँ जा रहे हो? और इसके ऊपर यह खून किसका लगा हुआ है? जिस शख्स को पाकिस्तान आर्मी के वह जवान मास्टर साहब कहकर पुकार रहे थे, उस शख्स का नाम था इमरान भट्ट। इमरान भट्ट श्रीनगर के पास एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाला सीधा साधा आदमी था, लेकिन उस रात वो श्रीनगर का टीचर नहीं था, बल्कि वो सरहद के उस पार था जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन शायद उस रात मास्टर साहब से कोई गलती हो गई थी, क्योंकि अपने खून से सने हुए हाथों से मास्टर साहब ने जिस रजिस्टर को कसकर पकड़ हुआ था, उस रजिस्टर के लिए पाकिस्तान आर्मी के वो जवान हाथ धोकर मास्टर साहब के पीछे पड़े हुए थे। हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर उस रजिस्टर में ऐसा कौन सा सच था जिस सच को वह मास्टर किसी भी हालत में पाकिस्तान आर्मी के उन जवानों के सामने नहीं आने देना चाहता था। और आखिर श्रीनगर में पढ़ाने वाला वह मास्टर सरहद के पार पाकिस्तान की सरजमीन पर कैसे पहुंचा? तो सुनो, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1969 से। वह दौर जब भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो को बने हुए अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ था। एजेंसी भले ही नई थी, लेकिन दुश्मनी पुरानी थी, क्योंकि 1965 की जंग की राख अभी ठीक तरीके से ठंडी भी नहीं हुई थी और सरहद के पास रहने वाले दोनों मुल्कों के ही लोग पूरी तरीके से चौकन्ने रहते थे। इसी बीच श्रीनगर के रहने वाले इमरान भट्ट का भी अपना दर्द था, क्योंकि 1965 की जंग में उसका छोटा भाई पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में मारा गया था। हालांकि उस दिन इमरान ने अपने भाई की मौत का रोकर शौक नहीं मनाया था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी आग जल रही थी कि उसे किसी भी हालत में अपने भाई की मौत का बदला लेना था। इसलिए 1969 की शुरुआत में एक दिन उसे संदेश मिलता है कि दिल्ली से कोई आपसे मिलना चाहता है। अब दिल्ली का नाम सुनते ही पहले तो वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद उससे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से इतनी दूर से उससे कोई पूछताछ करने के लिए आ रहा है। लेकिन फिर किसी तरीके से हिम्मत करके वह उस शख्स से जम्मू के एक साधारण से गेस्ट हाउस में मिलने चला जाता है। और जो शख्स इमरान भट्ट से मिलने के लिए आया था, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रो का ही एक अफसर था। हालांकि अफसर ने इमरान भट्ट को अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन जिस वक्त इमरान भट्ट उस अफसर के सामने बैठा हुआ था तो उस अफसर ने उसे चाय ऑफर की और वह उससे कुछ इस तरीके से बात करने लगा जैसे कि कोई उसका रिश्तेदार उससे बात कर रहा हो। लेकिन वह बातें आम नहीं थी, बल्कि उस अफसर ने उसके सामने एक नक्शा खोला और उंगली मुजफ्फराबाद के ऊपर रख दी। इसके बाद इमरान भट्ट को बताया गया कि तुम वहां के लोगों के जैसे दिखते हो और तुम्हारी बोलचाल भी वहां के लोगों से मिलती जुलती है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो वहां की भीड़ में घुल मिल जाए।
रो के उस अफसर के मुंह से यह बात सुनते ही इमरान भट्ट उससे पूछता है कि आप मुझसे चाहते क्या हैं? उसके ऐसा पूछने पर वह अक्सर एक गहरी लंबी सांस लेता है और फिर उससे कहता है कि हमें वहां के पल पल की खबर चाहिए। पाकिस्तान आर्मी की कौन सी यूनिट कहां जा रही है, उसके लिए कौन सा नया रास्ता तैयार हो रहा है, कौन सा नया हेडक्वार्टर बन रहा है और उस हेडक्वार्टर में कौन से अफसर बार बार आ रहे हैं। हम कोई फिल्म नहीं बना रहे इमरान साहब, बस हम हिंदुस्तान की तरफ आने वाली उस आंधी को रोकना चाहते हैं जो पाकिस्तान से उठने वाली है। कुछ देर की बातचीत के बाद इमरान भट्ट को सब कुछ समझ में आ जाता है कि रो का वह अफसर उसे सरहद पार क्यों भेजना चाहता है। लेकिन सारी बातें समझने के बाद वह उस अफसर से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि अगर गलती से भी मैं वहां पर पकड़ा गया तो क्या कोई मुझे बचाने के लिए आएगा, और पकड़े जाने के बाद मेरा क्या होगा। तो इमरान के द्वारा यह सवाल करते ही वह अफसर बिना किसी झिझक के सीधे शब्दों में उससे कह देता है कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि इस काम की सबसे बड़ी शर्त यही है कि मिशन पूरा होने पर भी आपका कोई नाम नहीं होगा और पकड़े जाने पर भी हम लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं होगा। अब यह बात सुनकर कुछ पल के लिए तो इमरान घबरा गया, लेकिन फिर उसे वह रात याद आई जिस रात को उसके भाई ने उसके ही हाथों में दम तोड़ दिया था और जिस तरीके से पाकिस्तान की एक आर्टिलरी सेल की चपेट में आने से उसका शरीर पूरी तरीके से छत-विछत हो गया था। वह वाला सीन उसे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए रो के अधिकारी के द्वारा बताए गए इस काम को अपना जरिया बनाने पर मजबूर कर देता है। और कुछ देर सोचने के बाद इमरान भट्ट उस अफसर को यह काम करने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद उसकी कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग हुई, मगर वह ट्रेनिंग ना ही तो कोई बंदूक चलाने की थी और ना ही उस जमाने में किसी भी प्रकार की कोई डिजिटल चीज सिखाई जाती थी, बल्कि उस वक्त उसे यह सिखाया गया कि कैसे किसी कमरे में सबसे कम प्रेजेंट रहने के बावजूद भी उस कमरे में मौजूद लोगों की बातें सुननी है, कैसे सवाल पूछने पर सामने वाले को बिल्कुल सटीक जवाब देना है और कैसे अपनी याददाश्त को ही अपना हथियार बनाना है। क्योंकि उस जमाने में डिजिटल चीजें नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई मोबाइल हुआ करता था, ना ही रिकॉर्डिंग और ना ही कुछ ऐसा जिसके जरिए अपन चीजों को स्टोर करके रख सकें। अगर अपन उस बात को या फिर किसी कोड को अपने दिमाग से भूल गए तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता था। इसके बाद वह रात आई जब इमरान को सरहद पार करके उस तरफ जाना था। हिंदुस्तान की तरफ से उसके बैकअप के रूप में यही कहानी रची गई थी कि इमरान को भारत में काम नहीं मिला, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों के पास मुजफ्फराबाद में काम करने के लिए आया है। जब वह सरहद पार करके उस तरफ गया तो उस वक्त उसके पास कुछ कपड़े थे, कुछ किताबें थीं और एक पुरानी सी घड़ी थी। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद उसके मामा ने उसे गले लगाया, पर इस दौरान मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें यहां पर क्यों आना पड़ा। तो उसने लोगों को हंसकर जवाब दिया कि बस किस्मत ले आई, और लोग उसकी बातों को मान भी गए, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कहानी आम हुआ करती थी। इसके बाद कुछ ही महीनों में उसे मुजफ्फराबाद की ही एक लोकल स्कूल में नौकरी मिल गई और अब वह वहां के बच्चों को पढ़ाने लगा था। लेकिन उसी स्कूल के बाहर की तरफ एक चाय की दुकान हुआ करती थी, जहां पर अक्सर पाकिस्तान आर्मी के जवान बैठकर चाय पिया करते थे और एक दूसरे से बातें किया करते थे। क्योंकि जिस स्कूल में इमरान भट्ट उस वक्त एक टीचर के रूप में काम कर रहा था, उसी स्कूल के सामने की तरफ पाकिस्तान आर्मी का एक छोटा सा कैंप था, जहां पर अक्सर आर्मी के ट्रकों की आवाजाही लगी रहती थी। लेकिन वह ट्रक पूरी तरीके से कवर रहते थे। बाहर की तरफ से उनको देखकर यह कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर उन ट्रकों के अंदर क्या सामान रखा हुआ है। और इमरान के लिए भी यही सबसे बड़ा टास्क था कि उसे किसी भी तरीके से उस पाकिस्तान आर्मी के कैंप की सारी खुफिया जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचानी थी। इसी वजह से वह स्कूल से छूटने के बाद जिस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जवान उस दुकान पर बैठकर चाय पीते थे और अपने काम के बारे में एक दूसरे से बातें करते रहते थे, तो उस दौरान वह भी चाय पीने के बहाने उस दुकान पर जाया करता था और चाय पीने के दौरान उनकी बातों में अपने कान लगाया करता था। काफी दिनों तक इसी तरीके से उन लोगों की बातें सुनने के बाद इमरान को एक बहुत बड़ी इनपुट मिलती है कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और उस हमले के लिए इसी पाकिस्तान आर्मी के कैंप से हथियार और गोला बारूद अलग अलग जगहों पर सप्लाई हो रहे थे। अब इमरान को इन सब बातों के बारे में पता तो चल गया था, पर अब उसे यह खबर किसी भी हालत में हिंदुस्तान तक पहुंचानी थी। लेकिन 1969 के दौर में
चीजें इतनी आसान नहीं होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान तक यह खबर पहुंचाने के लिए भी उसे कुछ ऐसे सबूत चाहिए थे जिन सबूतों के आधार पर सरहद के इस बार बैठे हुए लोग उसकी जानकारी के ऊपर विश्वास कर सकें। इसीलिए उसने एक रात जोखिम उठाया और वह चोरी छुपे उस पाकिस्तान आर्मी के कैंप की दीवार के बिल्कुल पास पहुंच गया। इसके बाद उसने उस जमाने का अपना वह छोटा सा कैमरा निकाला, जिसको वह एक रजिस्टर के बीच के पन्नों को काटकर उसमें छुपाकर वहां तक लाया था, क्योंकि अगर रास्ते में कोई उसे देख भी लेता तो लोगों को यही लगता कि मास्टर साहब रजिस्टर लेकर कहीं जा रहे हैं। इसके बाद उसने उस कैमरे से चोरी छुपे उस कैंप की कई अलग अलग तस्वीरें ली, लेकिन तभी उसके ऊपर एक टॉर्च की रोशनी पड़ती है और उस रोशनी के साथ ही पीछे की तरफ से एक आवाज आती है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। यह आवाज सुनते ही जब उसने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो उस कैंप की सिक्योरिटी में लगे हुए 3 पाकिस्तान आर्मी के जवान ही वहां पर खड़े हुए थे। उन लोगों को अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर इमरान भट्ट यह बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि अगर आज वो उन लोगों के हत्या चढ़ गया तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। इसी वजह से वह बड़ी ही हड़बड़ाहट में उस कैमरे को वापस उस रजिस्टर के बीच में छुपाकर वहां से भाग निकलता है। और शायद यहीं पर इमरान ने वह सबसे बड़ी गलती कर दी थी जिसने उन पाकिस्तान आर्मी के जवानों के मन में उसके लिए शक की सुई पैदा कर दी थी, और वह उन लोगों की नजरों में कहीं ना कहीं कसूरवार साबित हो गया था। इसी वजह से वह तीनों उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर पीछे दौड़ने के बाद उन तीनों में से एक जवान मास्टर साहब को एक सुनसान गली के मोड़ के ऊपर पकड़ लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और उसी धक्का मुक्की के दौरान मास्टर साहब के हाथों उस पाकिस्तानी जवान को एक धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से वह उस गली के अंदर कॉर्नर में लगे हुए एक लोहे के पाइप से जाकर टकरा जाता है और उस पाइप से टकराते ही उसके सिर से खून निकलने लगता है। हालांकि सिर से खून निकलने के बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी का वह जवान मास्टर साहब की तरफ फिर से झपटता है और उसी दौरान उसका खून मास्टर साहब के हाथों में जो रजिस्टर मौजूद था उसके ऊपर और उनके हाथों पर भी लग जाता है। लेकिन सिर से लगातार बहते हुए खून की वजह से कुछ ही देर में वह जवान वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मास्टर साहब इधर उधर देखते हैं और अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहां से भागने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है कि वो रहा वहां पर। और यह आवाज सुनते ही जैसे ही मास्टर साहब पलटकर देखते हैं तो उन तीनों में से जो बाकी के 2 बचे हुए पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, उन्होंने मास्टर साहब को देख लिया था, जिसके बाद मास्टर साहब वहां से बदहवास होकर भागने लगते हैं। अब क्योंकि मास्टर साहब थोड़े अधेड़ उम्र के थे और वह दोनों जवान बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, इसी वजह से कुछ ही देर में वह दोनों भी उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने उस रजिस्टर को खोलकर देखा तो उसमें वह कैमरा देखकर उनको सारा माजरा समझ में आ गया। इसी वजह से वह गुस्से में उनसे पूछने लगते हैं कि तुम यह जासूसी किसके लिए कर रहे हो। पर इससे पहले कि इमरान भट्ट अपने मुंह से कुछ बोल पाता, मुजफ्फराबाद की उस सुनसान गली में लगातार 2 गोलियों के चलने की आवाज आती है और वह दोनों पाकिस्तान आर्मी के जवान वहीं की वहीं ढेर हो जाते हैं। यह चीज देखकर मास्टर साहब चौंक जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि आखिर उनको बचाने के लिए वह गोलियां किसने चलाई। पर तभी उन्हें गली के एक कोने पर यूसुफ दिखाई देता है। यूसुफ और कोई नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रो के द्वारा ही पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट था, जो कि इमरान भट्ट के पाकिस्तान जाने के बाद उनके लिए एक बैकअप एजेंट बना था। और उस रात उस बैकअप एजेंट की वजह से ही मास्टर साहब यानी कि इमरान भट्ट की जान बची थी। और एक ऐसा सच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सामने आने से बचा था, जिस सच के बाहर आते ही इमरान भट्ट के साथ साथ पाकिस्तान में भारत के जितने भी अंडरकवर एजेंट मौजूद थे, कहीं ना कहीं उन सभी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी और भारत की खुफिया एजेंसी रो का कड़ी मेहनत के द्वारा बिछाया गया जाल पाकिस्तान में फेल हो सकता था। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और अहम कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है।